हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, जिधर भी होंगे बहुत अच्छे से होंगे। आज की जो बेसिकली वीडियो है वो किसी स्कॉलरशिप पे नहीं है, वो बेसिकली दो बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के मुतालिक है। ये वीडियो मुझे पहले बनानी चाहिए थी, लेकिन मैंने इस पे ज़रा फोकस नहीं किया। लेकिन अब मुझे लोगों की ज़्यादा क्यूरीज इन पे आई है, तो मैंने सोचा कि अभी बना दूँ। अभी भी काफ़ी टाइम पड़ा है स्कॉलरशिप पे अप्लाई करने को, एडमिशन्स पे अप्लाई करने का। तो मैंने सोचा कि आज इस पे वीडियो बना दूँ। तो जो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं कैसे इन चीज़ों को लेके चलता हूँ, मैं कैसे डील करता हूँ, मैंने सोचा कि वो आप लोगों तक पहुँचाऊँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं ऑलरेडी इस पे टाइम टू टाइम डिफरेंट कंट्रीज़ के स्कॉलरशिप्स की और एडमिशन्स की वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो आप लोग अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप ज़रूर आएँ और उस पे आके प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें कि आप किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाह रहे हैं और कौन-सा आपका कोर्स आपकी फ़ील्ड के रिलेटेड है। चलें वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो बेसिकली आज का हमारा टॉपिक है वो है कि आप लोगों ने सीवी को कैसे प्रिपेयर करना है और आप लोगों ने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर क्या होता है। मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े थे या मुझे इनबॉक्स में लोगों के क्यूरीज भी आई थी कि आप हमें ये दोनों चीज़ें बता दें। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले और इन दो डॉक्यूमेंट्स को ओपन करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप इन चीज़ों को लेके चलें। आपने मेरी चीज़ को ही फॉलो करना है। मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि जितना मेरा एक्सपीरियंस है पिछले 5 साल से, मैं ये अपनी चीज़ों को कैसे लेके चलता हूँ। ये बेसिकली सिर्फ़ उनके रिलेटेड है। और सीवी है, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि मैंने मैंने मास्टर भी स्कॉलरशिप पे किया था। इसके बाद मैंने एरास्मस 2 लिए हैं। इसके बाद मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ कैतानिया में, इटली में भी मुझे मास्टर फुली फंडेड मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप पे ऑफ़र हुआ था। उसके बाद मैं जब मास्टर मैंने ऑलरेडी पोलैंड से कर लिया था, तो इसलिए मैंने फिर इटली में अपना मास्टर को स्टार्ट नहीं किया। फिर उसके बाद मुझे और भी जेनोवा से भी ऑफ़र आई थी, यूनिवर्सिटी ऑफ जेनेवा से। उसके अलावा मुझे बरगामो से भी आई थी, लेकिन मैंने इनको नहीं एक्सेप्ट किया क्योंकि मैंने ऑलरेडी मास्टर कर लिया था। उसके बाद मैंने पीएचडी को अप्लाई किया था स्पेन में और इटली में। और मुझे दोनों कंट्रीज से पीएचडी की भी ऑफ़र आई थी, जो कि फुली फंडेड थी। लेकिन मैंने ऑलरेडी पोलैंड में जॉब कर रहा हूँ अपनी फ़ील्ड के रिलेटेड, तो मैंने इन दोनों को आगे प्रोसीड नहीं किया और मैंने ऑफ़र्स को एक्सेप्ट नहीं किया। ये सब बताने का मकसद इसलिए है कि मैं ये जो चीज़ें हैं अपनी सीवी स्पेशली, मैं जब भी किसी स्कॉलरशिप पे, पीएचडी पे या मास्टर पे अप्लाई करता हूँ, तो मैं अपनी सीवी को इसलिए लेके चलता हूँ। ये सब बताने का मकसद ये था कि मैं अपनी सीवी को इस तरह अरेंज करता हूँ। ये फुली अपडेटेड तो नहीं है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये 2024 की बनाई हुई है, लेकिन चीज़ें ऑलमोस्ट मैं यही लेके चलता हूँ क्योंकि मेरे पास अभी मेरी कोई भी सीवी अपडेटेड नहीं पड़ी थी। लेकिन पैटर्न और चीज़ें सारी ऐसी ही होंगी जैसे मैंने इस सीवी में अरेंज की हुई थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। तो सबसे पहले हम इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को देख लेते हैं। बेसिकली इंग्लिश प्रोफिशिएंसी होता क्या है? इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो आपका पेरेंट इंस्टीट्यूट से मतलब, अगर आप यूनिवर्सिटी से बैचलर किया है और आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका जो इंस्टीट्यूट होगा, पेरेंट या प्रीवियस यूनिवर्सिटी होगी जिसे बैचलर यहाँ से आपने किया है, वो आपको ये लेटर इश्यू करता है। अगर आप बैचलर के लिए कर रहे हैं तो आपका स्कूल या कॉलेज जहाँ से आपने इंटरमीडिएट किया है, वो आपको ये लेटर इश्यू करता है। और इस लेटर का बेसिकली मकसद ये होता है कि इक्विवेलेंट टू आइल्स कह लें कि आपकी जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन थी, जो आपकी प्रीवियस डिग्री थी, वो सारी आपकी इंग्लिश में थी, तो इसलिए आपको आइल्स की ज़रूरत नहीं है। और इटली में 99.9% यूनिवर्सिटीज़ में इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर से काम चल जाता है, क्योंकि मैंने जैसा आपको वीडियो में स्टार्ट में बताया कि मेरा को खुद पर्सनल एक्सपीरियंस है 5 से 6 यूनिवर्सिटीज़ इटली में मास्टर की और 3 यूनिवर्सिटी ऐसी जिनकी पीएचडी में मुझे आया था। पीएचडी में मैंने अप्लाई किया था, जिनमें 2 की मुझे इटली से ऑफ़र थी। इनमें भी मैंने आइल्स का नहीं उनको प्रोवाइड किया और अभी भी स्टिल मेरे पास आइल्स नहीं है। मैं इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की अगर अप्लाई करना हो तो मैं इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को लेके ही चलता हूँ, तो ये एक्सेप्टेबल हो जाता है। कुछ लोगों की क्यूरीज थी कि आइल्स कंपल्सरी है, आइल्स कंपल्सरी नहीं है। कुछ स्पेसिफिक कोई एक आधी यूनिवर्सिटी हो सकती है, जिसका अभी तक मुझे नहीं पता कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि आप जिनके लिए आइल्स ज़रूरी है, वरना मैं ऐसी किसी यूनिवर्सिटी को नहीं जानता इटली में जिसके लिए आइल्स कंपल्सरी हो, आपने उसके लिए आइल्स करना ज़रूरी हो। तो वीडियो को मैं कर लेता हूँ डॉक्यूमेंट्स को ओपन। मैं एक चीज़ तो आपको ये बता दूँ कि आपने इसको कॉपी नहीं करना, जस्ट मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोग जिस स्टेज पे होंगे, आप लोग मेरे से ज़्यादा अच्छा लिख सकते हैं, मेरे से ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं।
सबसे पहले तो आपने ये जो आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर होगा, आपने इसको यूनिवर्सिटी के लेटर पैड पे बनवाना है। जैसे कि मैंने अपना ग्रेजुएशन जो है बहाउद्दीन ज़िक्रिया से की थी, तो ये जो है, ये मेरा लेटर पैड बहाउद्दीन ज़िक्रिया का है। ये आपका ब्लैक एंड व्हाइट हो या कलर हो, ये मैटर नहीं करता। उसके बाद सिंपल एक, जिसे हम पाकिस्तान में डायरी नंबर कह सकते हैं, एक रजिस्टर नंबर होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, जो मर्ज़ी आप इसको कह लें। मैंने सीएस का डिपार्टमेंट था, ये आपका जो क्लर्क होता है यूनिवर्सिटी में, या उसको बेहतर पता होता है, वो आपको ये चीज़ लिख के देगा। ठीक है? उसके बाद यहाँ पे डेट आ गई, मैंने यहाँ पे इसका टाइटल दिया हुआ था इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट कह लें, या कुछ लोग लिखते हैं टू होम इट मे कंसर्न, वो आपकी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी। लेकिन उसके बाद मैंने यहाँ से स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने इंडेंटेशन दी है। एक छोटी-सी गलती जो मैंने अभी खुद ऑब्ज़र्व की है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये काफ़ी पुराना है मेरे पास। ये देखिए 2020 का है, आज से 4 साल पुराना है। तो ये कि जो कि वो नहीं अपडेटेड। इंडेंटेशन की गलती ये है कि आपने फर्स्ट में अगर इंडेंटेशन दी है, बेशक सेकंड में भी दें और फिर थर्ड में भी दें। जैसा कि आपने देखा है मैंने, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये प्रोफ़ेशनल चीज़ें होती हैं। इससे आपकी प्रोफ़ाइल पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। एक तो ये कि या तो आप इंडेंटेशन दें ही ना, या देना है तो सब में दें। जैसे मैंने 2 में दिया, थर्ड में मैंने नहीं दिया, तो मुझे थर्ड में भी देना चाहिए था, या मैं देता ही ना। या मैं सिर्फ़ फर्स्ट में दे देता, सेकंड वाले पैराग्राफ में और थर्ड में नहीं देता। इंडेंटेशन का मतलब है कि आप यहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट करें, इन शॉर्ट। ठीक है, अब आते हैं इस पे। अब मैंने इसमें टेक्स्ट क्या लिखा है। दूसरी बात ये कि मैंने इसको थोड़ा-सा एडिट पीडीएफ में किया था, ठीक है? तो इसलिए मेरी ये थोड़ी-सी अलाइनमेंट गलत हुई है। जब आप इसको प्रॉपर वर्ड की फ़ाइल में करेंगे और आप इसको जस्टिफ़ाई करेंगे, तो ये सारा प्रॉपर आपका जो पैराग्राफ है, ये प्रॉपर जस्टिफ़ाई की सूरत में आएगा। ये अभी इसलिए मेरा जस्टिफ़ाई इसलिए नहीं हुआ, जैसा मैंने आपको बताया है कि मैंने इसको एडिट विद पीडीएफ किया था, इसलिए ये थोड़ा-सा चीज़ें मेरी गलत आ रही हैं, लेकिन ये प्रोफ़ेशनल वे नहीं है। आपने इसको प्रॉपर, अगर वर्ड में जो भी आपकी यूनिवर्सिटी का टेम्पलेट होगा, उसको प्रॉपर आपने जस्टिफाई करके, सारा कुछ करके, फिर प्रिंट निकलवा के फिर साइन करवाने हैं आपने। साइन बेहतर है कि आप हैंड से करवाएं, हैंड राइटिंग करवाएं। अगर हैंड नहीं है तो आजकल डिजिटल भी चल जाते हैं, तो डिजिटल से भी काम हो जाता है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर जो है, उसमें बेसिक चीज़ें हैं। मेरी यूनिवर्सिटी की ईमेल लिखी हुई है, उसके बाद उसके जो एडमिनिस्ट्रेशन के नंबर्स लिखे हुए हैं, कैंपस का लिखा हुआ, यूनिवर्सिटी का नाम, फिर डायरी नंबर आ जाता है, डेट आ जाती है, किस डेट को ये इशू हुआ था। यहाँ पे टाइटल लिखना है। टाइटल लिखने के बाद वो बता रहा है कि मैं कौन हूँ, मैं स्टूडेंट रहा हूँ, किसका, बहाउद्दीन ज़िक्रिया का। मैं बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस में एनरोल था, मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर ये था। उसके बाद मेरा जो एकेडमिक, जो मेरा टेन्योर था, मेरा सेशन था, वो 2015 से 2019 के दरमियान था। उसके बाद वो मुझे उसने बताया है। बेसिकली ये मैंने खुद लिखा था, मेरी एडमिनिस्ट्रेशन ने मुझे खुद बोला था कि आप खुद लिख के ले आएँ, हम आपको साइन करवा देंगे। आपके जो भी आपका एग्ज़ामिनेशन कंट्रोलर होगा, आप उससे बनवा सकते हो, या अपने डिपार्टमेंट के हेड से बना सकते हैं। वो आप जो भी है, आप किसी डॉक्टर से, किसी से बनवा सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद मुझे बताया उन्होंने कि जो मेरा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था बैचलर में, वो बहाउद्दीन ज़िक्रिया में, वो इंग्लिश में था, और मेरे जितने कोर्सेज़ अगर एग्ज़ामिनेशन थी, वो सारी इंग्लिश में कंडक्ट होती थी। ठीक है? उसके बाद मुझे आखिरी पैराग्राफ मैंने ये मेंशन किया था कि ये जो सर्टिफिकेट है, ये वो मेरी रिक्वेस्ट पे मुझे इशू कर रहे हैं। बाकी अगर आपको किसी भी तरह के, जिस ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर रहा हूँ, उनको किसी भी तरह कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो वो एग्जामिनेशन कंट्रोलर से रब्ता कर सकते हैं। आगे मुझे बेस्ट विशेज़ के बारे में मैंने लिख दिया था। उसके बाद नीचे मुझे किसने इशू करवाया था, मैंने जैसा बताया, मैंने एग्जामिनेशन कंट्रोलर से इशू करवाया था। क्योंकि हमारे जो सारे एग्ज़ाम हैं, वही ये लोग हैंडल करते होते हैं। तो अगर बेहतर है, तो आप एग्ज़ामिनेशन कंट्रोलर से करवाएँ। उसका नाम है, उसके सिग्नेचर है, अगर उसकी ईमेल है, ईमेल लिखना ज़रूरी है, ठीक है? कोशिश करें ईमेल लिखें, और फिर वो अपनी साइन, और अगर स्टैम्प है तो स्टैम्प लगा दें। ये छोटा-सा प्रोसीजर था कि आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर को कैसे तैयार करना है, ठीक है? ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसको 4 पेजों पे लेके जाएँ, 1 पेज इज़ इनफ। तो ये तो था तरीका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर का। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हम लोगों ने सीवी को कैसे प्रिपेयर करना है। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, सीवी और रिज्यूमे में दोनों में फ़र्क होता है। इन शॉर्ट मैं ये कह दूँ, सीवी बेसिकली आपकी डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है, आपके एकेडमिक बैकग्राउंड की, आपकी क्वालिफ़िकेशन की। लेकिन जो रिज्यूमे होता है, वो आपकी प्रिसाइज़ आपकी जस्टिफ़िकेशन कह लें, या प्रिसाइज़ आपकी इन्फॉर्मेशन होती है। ये मैं सिंपल वर्ड में कह सकता हूँ कि शॉर्ट चीज़ होती है, जैसे 1 पेज की, मैं उसको रिज्यूमे कह लूँगा, और जो थोड़ी-सी एक्सप्लेनेशन के साथ 2 ढाई पेजेज़ पे चली जाएगी, वो मेरी सीवी हो गई। ये आपके लिए समझना ईज़ी हो जाएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि आप लोगों ने क्या करना है। सबसे पहले मैंने अपनी यूरोपास के टेम्पलेट पे सीवी बनाई है।
ठीक है? आपने क्या करना है, इसको आपने सबसे पहले यूरोपास के टेम्पलेट पे सीवी बना लेनी है अगर आपके पास है। अगर नहीं है तो वीडियो के नीचे मैं आपको एक टेम्पलेट इसका दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके बना सकते हैं। अगर आप लोगों ने नहीं बनाई तो ये ज़रूरी नहीं है आपका आपका जो सीवी है वो यूरोपास पे होना चाहिए। आप ऑनलाइन भी बना सकते हैं, यूरोपास की वेबसाइट पे जाना है, सिंपल आपने वहाँ पे लॉगिन करना है, वहाँ जाके आप ऑनलाइन भी बना सकते हैं, वरना मैं आपको टेम्पलेट दे दूँगा। टेम्पलेट उनका ये पुराने वाला है, अब नए वाला भी है, ये चीज़ मैटर नहीं करती। अगर आपके पास यूरोपास का टेम्पलेट भी नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप सिंपल पेज पे जिस तरह के हम वर्ड में बनाते हैं, लेकिन कोशिश करनी है प्रोफेशनल सीवी बनानी है। आपने वो ग्राफिक डिज़ाइनरों की तरह हमने वो रंग-बिरंगी सीवी डिफरेंट कलर्स के साथ नहीं बनानी। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसा कि मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, मेरा नाम आ जाता है, उसके बाद मैं किस सिटी में किधर रह रहा हूँ, मेरा फ़ोन नंबर आ जाता है, मेरी ईमेल आ जाती है। उसके बाद आने के बाद मेरी प्रोफेशनल समरी है। प्रोफेशनल समरी बेसिकली है क्या? ये प्रोफेशनल समरी मैं इन शॉर्ट ये कह लूँ कि मेरी पूरी समरी का एक आउटकम्स है, रिज़ल्ट है, ये उसका एक मैंने उसका एंड निकाला हुआ है, जिसको मैंने 3 से 4 लाइनों में बताया हुआ है कि मैं कौन हूँ, मैंने डिग्री इसमें की है, मेरा जो बैकग्राउंड है वो इसी चीज़ में स्ट्रॉन्ग है, मैं मोटिवेटेड हूँ, मैं आगे चीज़ों में अप्लाई करना चाहता हूँ। बेसिकली ये सीवी जो थी ये मैंने पीएचडी के लिए यूज़ की थी, आप मास्टर के लिए भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ आपके पास इसमें सीवी में आपको एंड तक बताऊँगा, जो चीज़ आपके पास है, तो ठीक है, जो चीज़ आपके पास नहीं है, आप उस इस पोर्शन को निकाल दीजिएगा अंदर से। उसके बाद मैंने प्रोफेशनल चीज़ें बताई हैं, प्रोफेशनल समरी बताई है आपकी, इसको भी आपने अलाइन करना है। मैंने आपको बताया कि मैंने इसको भी एडिट की है, ठीक है? थोड़ी-सी चीज़ें इसमें मैंने एडिट की थी, इसलिए ये अलाइनमेंट नहीं है, लेकिन अलाइनमेंट करना ज़रूरी है क्योंकि ये प्रोफेशनल चीज़ें हैं। उसके बाद ये बेसिक मेरी इन्फॉर्मेशन के बाद मैं आ जाता हूँ स्किल्स पे। मेरी स्किल्स क्या हैं? स्किल्स में मैंने इसमें बहुत ज़्यादा लंबी-चौड़ी नहीं लिखी, मैंने सिंपल बताया हुआ है कि मैं ट्रबल शूटिंग, मैं आईटी का बैकग्राउंड है मेरा, मुझे नेटवर्किंग का पता है, नेटवर्किंग में सब कुछ आ जाता है नेटवर्किंग का। आपको कोई मखसूस चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। मुझे मशीन लर्निंग आती है, मैंने लिखा है, मुझे नेचुरल लैंग्वेज एनएलपी का भी नॉलेज है, क्योंकि मैं इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो इसलिए मैंने नॉलेज का वर्ड यूज़ किया, आप कॉन्सेप्ट का वर्ड यूज़ कर लें। मैंने लिखा मुझे पाइथन और सी प्लस प्लस आती है, मुझे एसक्यूएल आती है और मुझे माइक्रोसॉफ्ट का पता है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट सूट 360 जो होता है उसका मुझे पता है। साथ मैंने इसी के साथ ही आगे मैंने 3 से 4 अपनी सॉफ्ट स्किल लिख दी थी। ये लिखनी ज़रूरी नहीं है, लिख देते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। आपने ज़्यादा स्किल्स नहीं लिखनी। एक तो चीज़ ये है कि जिस कोर्स में आपने अप्लाई करना है स्किल्स उसकी लिखनी है। ऐसा नहीं है कि आपका आपका जो बैकग्राउंड है वो आईटी से हो और आप यहाँ पे स्किल्स अपनी डिजिटल मार्केटिंग की लिख रहे हो, आप अपनी फिजिक्स की लिख रहे हो, आप यहाँ पे एसईओ की लिख रही हो, नहीं। सॉरी, अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग मार्केटिंग में अप्लाई करना है तो डेफिनिटली आप यहाँ पे अपनी स्किल्स एसईओ के मुतालिक लिखोगे फिर तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोग अप्लाई कर रहे हो जी ऑटोमेशन में फॉर एग्जांपल, चीज़ें आप यहाँ पे सारी डिजिटल मार्केटिंग की लिख रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं करना। जिस कोर्स में आप अप्लाई कर रहे हो, जिस स्कॉलरशिप पे आप अप्लाई कर रहे हो, जिस चीज़ को आप टारगेट कर रहे हो, कोशिश करनी है स्किल्स आपने उसके मुतालिक लिखनी है। जैसा कि मैं आईटी का हूँ, मैंने यहाँ पे देखें कोई भी जो चीज़ है वो आईटी से बाहर नहीं लिखी। फिर उसके बाद जैसा कि टेक्निकल सपोर्ट में आपने कस्टमर के साथ, क्लाइंट्स के साथ आपने बात करनी होती है, तो मैंने सॉफ्ट स्किल भी उसके रिलेटेड ही लिखी है। एक चीज़ मैं अब यहाँ पे मैंने अभी नोट किया, मुझसे गलती है, मैं आपको बताता हूँ मेरे से क्या गलती है। मैंने यहाँ पे वो अपनी सारी सॉफ्ट स्किल भी उसके रिलेटेड ही लिखी है। ठीक है? कि मैंने जिस चीज़ का मैं नीचे एक्सपीरियंस मैं बताता हूँ, जिस चीज़ का मेरा नीचे एक्सपीरियंस था, उसी चीज़ के मुतालिक मैंने यहाँ पे अपनी सॉफ्ट स्किल लिखी है। कम्युनिकेशन, क्योंकि मैंने कस्टमर से बात करनी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम वर्क, सारा कुछ। ये चीज़ को आपने इग्नोर कर देना है क्योंकि ये मैंने चेंज करने लगा था मेरा ख्याल मुझे, इसलिए इसको मैं एडिट नहीं कर सकता। यहाँ पे ये मेरी हार्ड स्किल है, बेसिकली सॉफ्ट नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पे कोई एडिट करना भूल गया था। आप ऐसा करें, अपनी हार्ड स्किल के साथ 2 से 3 या 4 मैक्सिमम आपने आगे कुछ सॉफ्ट स्किल लिख लेनी है। उसके बाद स्किल्स के बाद मैंने अपना पोर्शन ऐड किया वर्क एक्सपीरियंस का। वर्क एक्सपीरियंस का आपने मोस्ट रिसेंट सबसे पहले लिखना होता है कि अभी आप किसी कंपनी में अगर जॉब कर रहे हैं उसका लिख दें। अगर आप कर चुके हैं तो उसका लिख दें। मैंने ये सीवी जैसा बताया कि एडिट नहीं की। करंटली मैं अभी बैंक में काम कर रहा हूँ, तो मैंने बैंक का एक्सपीरियंस यहाँ पे ऐड नहीं किया क्योंकि ये मेरी सीवी पुरानी है, तो मुझे उसका भी करना चाहिए अगर मैं किसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। तो मुझे सबसे पहले इसके ऊपर बैंक का लिखना है, फिर अपनी दूसरी कंपनीज का लिखना है। चले, मैंने फॉर एग्जांपल वो लिखा हुआ है, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा? मैंने अपना सबसे पहले अपना टाइटल लिखना है कि मैं स्पोर्ट्स स्पेशलिस्ट पे काम कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी का नाम क्या है,
मैं कब से स्टार्ट किया है, और अगर मैं अभी कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे प्रेजेंट या टिल नाउ, या प्रेजेंट का वर्ड अच्छा है, मैंने यहाँ पे वो लिख दिया। और मेरी सर्विसेज क्या है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, 5 से 7 मैंने वो लिख दी, एक लाइन में बता दी है। और ठीक है, उसके बाद अगर आपने दूसरे वाले एक्सपीरियंस पे आना है, जिस तरह ये वाला है, इधर ही मैंने ये सेम यही चीज़ की है। मैंने यहाँ पे अपनी अपनी अपने रोल का नाम लिखा है, मैंने कंपनी का नाम लिखा है, मेरा एक्सपीरियंस क्या था। उसके बाद एक्सपीरियंस के बाद मैंने यहाँ पे लिखा है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थी, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बाद मेरा प्रोजेक्ट्स कौन से थे, मतलब कि इस कंपनी के अंदर मैंने प्रोजेक्ट कौन कौन से किए हैं। मैंने एक टिकटॉक का किया था, एक ये एयरलाइन है यूरोपियन, मैंने इसका प्रोजेक्ट्स दोनों पे काम किया है, तो मैंने उनका एक एक लाइन में लिख दिया है, इस थोड़ा सा अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए कि ये दो बड़ी कंपनीज हैं, मैंने इन दोनों कंपनीज के प्रोजेक्ट पे काम किया है। उसके बाद आ जाते हैं मैंने पाकिस्तान में एक्सपीरियंस क्या था, मैंने यहाँ पे वो लिखा है कि मेरा पाकिस्तान में मैंने इतना एक्सपीरियंस था, और मैंने फिर ये 3 से 4 अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में मेन जो टारगेट है वो लिख दी है कि मैंने हार्डवेयर पे, नेटवर्किंग पे, उसके बाद कस्टमर को डील करना है। मैंने इसमें अब देखा है हार्ड हार्ड स्किल्स के साथ सॉफ्ट स्किल को भी मेंशन कर दिया है। मैंने उसके बाद अलावा मैं यहाँ पे जिस जिस चीज़ को हल करता था, मैंने सारा उसके बारे में लिख दिया है यहाँ पे। उसके बाद आ जाते हैं एजुकेशन पे। एजुकेशन पे मैं अब जैसे कि मैंने मास्टर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, फॉर पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। तो पीएचडी के लिए मेरे ख्याल है मुझे बैचलर और मेरा मास्टर इनफ था। अगर आप लोग अपने उसमें उसके लिए अप्लाई कर रहे हो, अपने मास्टर के लिए, बैचलर के लिए सॉरी, तो आप लोगों ने यहाँ पे फिर इंटरमीडिएट को लिखना है, वरना नहीं लिखना। अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो फिर मास्टर के लिए आपका ये चीज़ निकल जाएगी, फिर आपने इंटरमीडिएट और बैचलर दो चीज़ों का लिखना है, जो कि इनफ है। मैंने क्या लिखा है, मेरी डिग्री कौन सी थी, डिग्री को मैंने फुल लिखा है। आपकी मर्ज़ी, आप एमएससी भी लिख सकते हो। यूनिवर्सिटी मेरी कौन सी थी, मेरा यूनिवर्सिटी में ड्यूरेशन क्या था मास्टर का, मेरे स्पेशलाइजेशन कोर्स कौन से थे। फॉर एग्जांपल अगर मैं मशीन लर्निंग में पीएचडी या मास्टर अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैंने कोर्सेज भी उसके रिलेटेड लिखे हैं। एक तो आपने झूठ नहीं बोलना, यहाँ पे वो कोर्सेज लिखने हैं जो आपने वाकई पढ़े हैं, क्योंकि उनको ट्रांसक्रिप्ट से आपके पता चल जाएगा। तो मैंने मास्टर में जैसे पीएचडी में अप्लाई कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल, तो मैंने लिखा है जी मैंने मशीन लर्निंग में पढ़ा है, क्योंकि मेरा थीसिस मशीन लर्निंग में और एनएलपी में था, और मुझे नेटवर्किंग का पता है और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का पता है। इन दोनों का मैं साथ थोड़ा सा मैंने इनको मेंशन कर दिया है। फिर आ जाते हैं बैचलर का। मैंने बैचलर का भी सेम वही चीज़ें लिखी है, मैंने 2 से 3 अपने स्पेशलाइजेशन के कोर्स लिखे हैं यहाँ पे। अगर आप लोग मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको मास्टर, जिस तरह मेरी सीवी में मास्टर मेंशन है, आप लोगों की सीवी में फिर ये चीज़ नहीं होगी, फिर आप बैचलर और इंटरमीडिएट दोनों को लिखोगे, और इसी तरह स्पेशलाइजेशन के 1 से 2 कोर्सेज लिख दोगे। इसके अलावा ज़्यादा डिटेल से बताने की ज़रूरत नहीं है, किस सिटी में वाक़या है, क्या क्या उसकी रैंकिंग है, सारी फजूल चीज़ें हैं। एक चीज़ आपने मेंशन देखी होगी कि मैंने अपनी सीवी पे अपना पाकिस्तान का एड्रेस, अपनी पाकिस्तान अपना सीएनआईसी नंबर, मैंने पाकिस्तान या अपनी नेशनैलिटी, मैंने ये चीज़ें कुछ नहीं लिखी, क्योंकि ये चीज़ें मैटर नहीं करती, क्योंकि ये चीज़ें सारी आप जब अप्लाई करोगे आपके पासपोर्ट पे लिखी होती है, और ना ही आपके प्रोफेसर को, सुपरवाइजर को, यूनिवर्सिटी को ये चीज़ें चाहिए होती है। मैंने टू द पॉइंट चीज़ें लिखी हैं जो ज़रूरी हैं। उसके बाद मैंने प्रोजेक्ट्स लिख दिए हैं, मैंने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स किए हैं। मैंने प्रोजेक्ट्स तो बहुत ज़्यादा किए हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ 4 से 5 मोस्ट प्रोमिनेंट प्रोजेक्ट्स को मेंशन किया है। ये मेरा जो था, ये मेरा मास्टर का थीसिस था, मैंने उसको लिखा है, उसका टाइटल दिया है, उसको 2 वर्ड्स में मैंने, 2 लाइन्स में मैंने इसको बहुत प्रिसाइजली मैंने इनको डिस्क्राइब कर दिया। पढ़ने वाला बंदा इजीली इसको देख के पढ़ सकता है कि मेरा काम क्या था। बाकी अगर इसको प्रोफेसर को मुझे से कोई डिटेल चाहिए होगी, कल को इंटरव्यू में या किसी स्कॉलरशिप के लिए वो मुझे कहता है, तो मैं उसको ड्यूरिंग इंटरव्यू चीज़ को एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ये मेरा जो था, ये मेरा बैचलर का प्रोजेक्ट था। प्रोजेक्ट से मतलब मेरा फाइनल थीसिस, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जिसे हम कहते हैं या थीसिस कहते हैं, ये मेरा मास्टर का था, और ये मेरा बैचलर का था। इसी तरह मैंने इसको भी 2 लाइन्स में बता दिया है, पढ़ने वाला इजीली। ये दो बाकी मैंने अपने सेमेस्टर के प्रोजेक्ट्स लिखे हैं, जो कि मोस्ट प्रोमिनेंट मुझे लगता है कि मैंने, जो मशीन लर्निंग के रिलेटेड भी है, अगर मैं कोई चीज़ उसमें अप्लाई कर रहा हूँ, ये चीज़ इसमें प्रोग्रामिंग भी आ जाती है, और थोड़ा सा इसमें वेब का और डेस्कटॉप का, सॉरी आईओटी का भी टच चला जाता है। ये मैंने सारी चीज़ें इसमें लिख दी हैं। दो चारों को इस तरह मैंने लेके चला हूँ कि मैंने चारों को आईटी के प्रोजेक्ट ही लिखे हैं। मैंने देखिए मैंने कोई इसमें मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट नहीं लिखा, क्योंकि मेरी जब फील्ड उसकी है, हालांकि मैंने मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट भी किए हैं, लेकिन जब मेरी फील्ड आईटी की है तो मुझे मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरी अपनी जो पर्सनल राय है। उसके बाद मैंने ये सब चीज़ों को मेंशन कर दिया है। इन सब चीज़ों को लिखने के बाद मैंने प्रोजेक्ट्स के बारे में लिखा है 2-2। अब मैंने कुछ चीज़ों को लिखा है, लोगों ने बहुत ज़्यादा इसको डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है, आपने कौन सी लैंग्वेजेज़
यूज़ किए हैं, क्या-क्या आपने कोडिंग यूज़ किए हैं, नहीं ज़रूरत, क्योंकि जब आपको वो प्रोफ़ेसर आपको या आप इंटरव्यू स्टेज पे पहुँचते हो, अगर उसको ज़रूरत हुई तो वो आपको खुद बोलेगा कि आपने बैचलर में क्या थीसिस किया, क्या आप उसको थोड़ा-सा एलैबोरेट कर सकते हो? तब आपको बताना होगा कि आप लोगों ने उसमें क्या-क्या किया, क्या टूल्स यूज़ किए हैं, क्या उसका फंक्शन था, उसका पर्पस बेसिकली क्या था। इधर जस्ट आप उसको एक आइडिया दे रहे हो कि आपने काम क्या किया है। इस तरह यहाँ पढ़ने वाला ईज़िली बता सकता है कि मैंने ये काम वेब में किया है, ये वाला बता सकता है कि मैंने आईटी में किया है, सी शार्प में किया, और ये वाला फेक सबको पता है कि ये इसमें एआई यूज़ होती है, मशीन लर्निंग यूज़ हुई है। उसके बाद आ जाते हैं सर्टिफ़िकेशन पे। सर्टिफ़िकेशन में मैंने आपको बता दूँ, मैंने ज़्यादा चीज़ें नहीं ऐड की, मैंने 5 से 6 ही सर्टिफ़िकेशन ऐड किए। मेरे पास बहुत सर्टिफ़िकेशन है लेकिन वो इतनी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं सीवी को 2 साइज़ पे इसको वाइंड अप करूँ। मैंने सबसे पहले इसका आईटी का लिखा, मेरे पास सर्टिफ़िकेशन है, ठीक है? क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस आप लोगों ने नोट किया होगा, मेरा जो वर्किंग एक्सपीरियंस है ज़्यादा इसके रिलेटेड है, आईटी के रिलेटेड, ट्रबल शूटिंग के मुतालिक और सपोर्ट इंजीनियर के मुतालिक, टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर के मुतालिक। तो इसलिए मैंने पहले अपना सर्टिफ़िकेशन उसकी लिखी। उसके बाद मैं अगर पीएचडी में फॉर एग्ज़ाम्पल अप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरा जो मास्टर किसमें था? मशीन लर्निंग में। तो मैंने यहाँ पे कोर्स भी एक मशीन लर्निंग का डाला हुआ है। वीडियो प्रोसेसिंग, ये इमेज प्रोसेसिंग का है, जो कि एक किस्म की मशीन लर्निंग आप इसको कंसीडर करें अभी, एआई किस्म की। उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ी है अपने बैचलर के कोर्स में। तो मैंने जो कोर्स किया है, ये मैंने कोर्स कहाँ से किए थे? ये मैंने कोर्सेरा से किए। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस पे भी एक वीडियो बनाऊँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। कोर्सेरा के कोर्सेज़ आपको फाइनेंशियल एड के लिए अप्लाई करना पड़ता है। वो विदिन 2 वीक्स के अंदर आपकी फाइनेंशियल एड को प्रूव करते हैं, और फिर आपको ये कोर्स इशू हो जाता है। फिर आप कोर्स करते हो, कोर्स के बाद आपने एंड पर साथ-साथ टेस्ट देना होता है। टेस्ट दे के एंड पर आपको डिफरेंट जो इंटरनेशनल टॉप रैंकिंग की यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी तरफ से आपको ये सर्टिफिकेट इशू हो जाता है, जो कि सीवी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, आपकी सीवी से थोड़ी-सी हाई रैंक होती है। मैंने नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी का जैसे लिखा है, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ वेल्स का लिखा है। उसके बाद ये चीज़ मैंने एक लिखा है, थोड़ा-सा मैंने इसमें कोडिंग के मुतालिक यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स एंड इंस्टीट्यूट ऑफ कोडिंग, ये बेसिकली फ्यूचर लर्न, आप लोगों को वेबसाइट्स का पता होगा, ये उससे मैंने कोर्स किया था। प्रोग्रामिंग का कोर्स मैंने एक सिंपल सा किया था, बेसिक प्रोग्रामिंग का, ये भी मैंने वहाँ से किया था। एक मैंने सिर्फ़ इसमें जो चीज़ ऐड की है, वो की है कम्युनिकेशंस की, क्योंकि जैसा मैंने बताया है, हार्ड स्किल के साथ मैंने एक अपना सर्टिफ़िकेशन मैंने इसमें सॉफ्ट स्किल की ऐड की है, मैंने ज़्यादा नहीं ऐड की, एक की है। सर्टिफ़िकेशन के बाद आपने अपनी फ़ील्ड की डालने के बाद मैं नीचे कॉन्फ्रेंस पे आ जाता हूँ। अगर तो आप लोगों ने कॉन्फ्रेंस कोई है, आपने कोई चूज़ की है तो ठीक है, नहीं की है तो उसको खाली छोड़ देना है। जैसे मैंने लिखा है कि मैंने 3 कॉन्फ्रेंसेस डिफरेंट कंट्रीज़ में देखी हैं, तो मैंने मैंने उनका नाम लिख दिया है। अगर आपने नहीं की तो उसको छोड़ दें खाली। पब्लिकेशन जो कि मेरी नहीं थी, मेरी बैचलर में कोई पब्लिकेशन नहीं थी, मेरी मास्टर में कोई पब्लिकेशन नहीं है। मैंने मास्टर के बाद बाद अपना पेपर जो मैंने जिसमें थीसिस किया था, मैंने उसको पब्लिश किया है। आपने यहाँ पे अपनी पब्लिकेशन लिखनी है। पब्लिकेशन का लिखने का तरीका हर बंदे का डिफरेंट है। मुझे ये चीज़ तरीका कन्वीनिएंट लगा है, तो मैंने इस तरह लिखा है। वो आप लोगों को पता होगा जो पेपर पब्लिश करते हैं कि उसको कैसे लिखते हैं। मुझे ये सब ज़्यादा बेहतर लगा, तो मैंने इसलिए अपने हिसाब से लिखा है। उसके बाद आ जाता है आपके पास ऑनर्स और अवार्ड कौन से हैं। अगर आपके पास कोई ऑनर्स हैं, कोई अवार्ड्स हैं, तो आपने यहाँ पे वो लिखना है। मेरे केस में मैंने 2 एरास्मस लिए हुए हैं, मैंने उनको डिफरेंट कंट्रीज़ में, एस्टोनिया में और स्लोवेनिया में मैंने वो लिख दिया है। थर्ड पे मेरी पोलिश गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप है, जिस पे मैं आया था पोलैंड, स्कॉलरशिप है मास्टर के लिए, तो मैंने यहाँ पे वो लिख दी हैं। उसके बाद मुझे लैपटॉप मिला था, वो लिख दिया है। उसके बाद चीफ उजाला प्रोग्राम का मैंने वो लिख दिया। इसके बाद में मुझे पीफ मिली थी, ये मिला था, वो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन मैंने हर चीज़ को एक एक प्रॉपर वे में लेके चला हूँ कि मैंने कोई चीज़ को ज़्यादा उसकी उसकी लिमिट से ज़्यादा एक्सीड नहीं किया, क्योंकि वो चीज़ फिर अच्छी भी नहीं लगती। तो इसलिए मैंने 4 से 5 चीज़ें ऐड की हैं, जो मुझे बेहतर लगता है, तो वो चीज़ें मैंने यहाँ पे ऐड कर दी। अगर आपके पास नहीं है तो ठीक है, लिखें, तो वरना लिख दें। आप लोग के पास ज़रूर कोई ना कोई होगी। फिर आ जाती है लैंग्वेज, मैंने लिखा है जी मेरे पास इंग्लिश है, इसके अलावा मुझे पोलिश आती है। तो मेरा नहीं ख़्याल, ये मेरी पर्सनल राय है कि हमें यहाँ पे पंजाबी, उर्दू, सिंधी ये चीज़ें लिखने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है लिखें, लेकिन मैं अपने आइडिया से बता रहा हूँ कि उनको इस चीज़ों से गर्ज़ नहीं है। किसी भी जगह आपको उर्दू नहीं चाहिए होती, मल्टीनेशनल कंपनी में, यूनिवर्सिटी में। पोलिश मैंने इसलिए लिखा है कि ये फिर भी थोड़ी-सी प्रोमिनेंट कह लें आप, क्योंकि ये 3 से 4 डिफरेंट कंट्रीज़ में इसके सिमिलर बोली जाती है। जैसे यूक्रेन हो गया, इसके अलावा रशिया में, ये सेम तो नहीं है, लेकिन ये लोग आपस में समझ लेते हैं। और अगर जिस तरह मैं पोलैंड में रह रहा हूँ, मैंने पोलैंड में पीएचडी अप्लाई की है, तो फिर तो मैं डेफ़िनेटली इस चीज़ को लिखूँगा।
अगर आप पाकिस्तान में डेफ़िनेटली रह रहे हो, पाकिस्तान में पीएचडी अप्लाई कर रहे हो या इंडिया में, तो डेफ़िनेटली यहाँ पर आप हिंदी और उर्दू लिखोगे। तो इसलिए मैंने इन चीज़ों एक एक लैंग्वेज को लिखा है, जैसा कि मैंने देखा है आपने, मैंने यहाँ पे पंजाबी वगैरह कुछ भी मेंशन नहीं किया क्योंकि वो चीज़ें ज़रूरी नहीं है। एंड वाला सेक्शन है वो होता है रेफरेंस का आपका, आपके प्रोफेसर्स का। यहाँ आपने 2 कोई भी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के लिए लिखना है आपने। ज़रूरी नहीं है लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। मैंने क्या लिखा है, मैंने अपने प्रोफेसर का नाम लिख दिया है, अपनी यूनिवर्सिटी लिखी है, मैंने आगे लिखा मेरा मास्टर का, ये मेरा थीसिस का मेरा सुपरवाइज़र था, मैंने उसका फ़ोन नंबर लिखा है और उसकी मैंने ईमेल लिख दी है। सेम इसी तरह मेरा जो बैचलर का मेरा वो था, मेरा सुपरवाइज़र था, मैंने उसकी डिटेल लिखी है सारी, उसका फ़ोन नंबर वगैरह लिख दिया और उसकी ईमेल लिख दी है। लिखने के बाद मैंने सीवी को कर दिया ख़त्म। मैं पर्सनली सीवी को 2 पेजेज़ से ज़्यादा एक्सीड करने का हामी नहीं हूँ, क्योंकि किसी भी जगह जब आप अप्लाई करते हो तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपके 6 पेजेज़ की, 4 पेजेज़ की सीवी को बैठ के पढ़ें, देखें। क्योंकि आपको अगर लगता है कि सिर्फ़ आप अकेले एप्लीकेंट नहीं हो, क्योंकि उस जगह और भी ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया होता है, 100, 200, 300, 500 एप्लीकेशन है, तो यूनिवर्सिटी सारी चीज़ को नहीं देखती। वो उनकी एडमिशन कमेटी होती है, प्रोफेसर होता है, वो कभी भी सारी चीज़ों को नहीं देखता। वो जस्ट सीरियम इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखता है कि बंदे के पास क्या-क्या चीज़ें हैं, बस। तो मैंने कभी भी जिधर अप्लाई किया, मैंने 2 पेजेज़ से ज़्यादा सीवी को एक्सीड नहीं किया। जॉब के लिहाज़ से सीवी मेरी थोड़ी-सी डिफरेंट होती है। जब आप यूरोप में आते हो, आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो, सीवी को थोड़ा-सा आपको डिफरेंट करना पड़ता है। तब जॉब वालों को आपकी पब्लिकेशन से कोई लेना-देना नहीं होता, ये मैं सेक्शन निकाल देता हूँ। उनको कॉन्फ्रेंस से कोई लेना-देना नहीं है, मैं सेक्शन निकाल देता हूँ, मैं रेफरेंस को निकाल देता हूँ। वो मैं किसी और वीडियो में आप लोगों को बता दूँगा कि आप लोगों ने जॉब के लिए सीवी कैसे प्रिपेयर करनी है। ये तो तरीकाकार था मेरा कि मैं कैसे सीवी प्रिपेयर करता हूँ। जो चीज़ आप लोगों के पास है वो आप लोग लिख दें, जो चीज़ नहीं है वो आप उस चीज़ को निकाल दें। लेकिन कहने का मतलब ये है कि मैं हर चीज़ को एक प्रॉपर सीक्वेंस में लेके आया हूँ और मेरी हर एक पोर्शन का दूसरे के साथ कोई ना कोई कनेक्शन है। अगर वो कोर्सेज़ हैं तो इसका मतलब है मेरा एक्सपीरियंस उसके साथ मिलता-जुलता है। मैंने कोई भी यहाँ पे इर्रेलेवेंट चीज़ को ऐड नहीं किया। तो ये तो था तरीका कि आपने सीवी को कैसे बनाना है। इसका जो टेम्पलेट होगा मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप उस हिसाब से सीवी को तैयार कर लीजिएगा। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपकी सीवी 2 पेजेज़ पे नहीं आती, लेकिन आपने इसको लेके आना है, जिस तरह मर्ज़ी लेके आएँ। ये मेरी सीवी भी 2 पेजेज़ पे नहीं आ रही थी, लेकिन मैंने इसको जब एडिट किया, पीडीएफ में एडिट करके मैंने इसकी स्पेस को कम किया, आपने देखा है कि हर बंदा ईज़िली पढ़ सकता है प्रॉपर वे में, ठीक है? कोई इतना ज़्यादा वो उसमें कोई मैंने हर चीज़ को एक-दूसरे के अंदर नहीं घुसाया हुआ है, जस्ट थोड़ा-सा जो मुझे इश्यू लगा है, फ़ॉन्ट मैंने एक रखा है, ठीक है? जिधर मुझे लगा कि फ़ॉन्ट का साइज़ छोटा होना चाहिए, मैंने वो रखा है, जिधर मुझे लगा मेरे फ़ॉन्ट का साइज़ सेम होना चाहिए, मैंने सेम रखा है। बस थोड़ा-सा जो मसला है वो मुझे अलाइनमेंट का लगा है, अलाइनमेंट का, क्योंकि मैंने इसको जब पीडीएफ को किसी भी आप पीडीएफ एडिटर के साथ आप उसको एडिट करते हो, तो फिर उस जगह पे आपको थोड़ा-सा मसला आता है, आपकी अलाइनमेंट ख़राब हो जाती है। तो ये तो था तरीका सारा, आप लोगों ने कैसे सीवी को रेडी करना है। मैं इसका टेम्पलेट का लिंक नीचे दे दूँगा और अगर आप लो और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को भी दे दूँगा, नीचे मेंशन कर दूँगा आपके आइडिया के लिए। कैसे आपने लिखना है आपको यहाँ पे हिंट मिल जाएगा। तो ये तो थी वीडियो आज की। मैंने कोशिश की है कि मैं इसको डिटेल में बताऊँ। एक वीडियो रहती है वो है मोटिवेशन लेटर के मुतालिक, उसका मैं एक सेशन कर रहा हूँ अभी बहुत जल्द। उसकी वीडियो मैं वो भी अपलोड कर दूँगा कि आपने मोटिवेशन लेटर को कैसे लिखना है। तो अगर तो वीडियो लगी आपको अच्छी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैंने इस पे काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया, मेहनत की है, फिर मैंने आप लोगों के साथ इस पे वीडियो बना रहा हूँ। और ये मेरा पर्सनल राय है, मैं ये नहीं कहता कि आप लोग इसको कॉपी करो। आप लोगों को शायद आप लोगों का अपनी एक डिफरेंट राय हो, ये मेरी राय है, मैं इस चीज़ को ऐसे लेके चलता हूँ। तो ये मेरा चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को बाकियों को भी लाइक करें, शेयर करें और देखें कौन-कौन सी वीडियो आजकल चैनल पे अपलोड है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।